ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमें एक वर्ड को समझना है, वो है हमारा परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन। तो सबसे पहली चीज है डिलिमिटेशन। लेकिन डिलिमिटेशन को समझने से पहले एक घटना को समझना बहुत जरूरी है, जो घटना इससे रिलेटेड है कि 5 मार्च को तमिलनाडु के अधिकांश राजनीतिक दल 2026 में होने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के लिए एक साथ आए। मतलब जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय मतलब ऑल पार्टी मीटिंग तमिलनाडु के अंदर जितनी भी पार्टी थी। तो ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे हमारे काफी लंबे समय तक, आपने नाम सुना होगा, करुणानिधि, है ना। तो ये है हमारे एमके स्टालिन। तो इन्होंने एक तमिलनाडु के सभी लीडर्स, सभी पार्टी की एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग का उद्देश्य क्या था? उस मीटिंग का उद्देश्य था कि परिसीमन आयोग का विरोध करना, है ना। जो अभी अभी हमने देखा था परिसीमन आयोग, उस परिसीमन आयोग का विरोध करना। ठीक है, अब विरोध क्यों करना है इसे देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि परिसीमन आयोग क्या है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दक्षिण भारत के राज्यों को ऐसा लगता है कि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके जो अच्छा कार्य किया है, वह अच्छा कार्य अब दंड के रूप में परिवर्तित हो सकता है। मतलब दक्षिण भारत के लोगों ने, दक्षिण भारत में क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत बड़ा अंतर है। नॉर्थ इंडिया थोड़ा डेवलप हो चुका है, साउथ इंडिया थोड़ा सा डेवलप हो चुका है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। तो साउथ इंडिया में आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी उन्होंने, पॉपुलेशन ग्रोथ को उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने एजुकेशन को बढ़ाया। तो जो उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया था, वो उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना जो उन्होंने किया तो अच्छा काम, लेकिन अब वो क्या हो रहा है, उन्हें एक दंड के रूप में मिल रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वह एक दंड के रूप में हो जाए। किया उन्होंने अच्छा काम, लेकिन अब वो दंड के रूप में परिवर्तित, पनिशमेंट के रूप में परिवर्तित हो रहा है। क्यों पनिशमेंट के रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो इसे देखो, परिसीमन आयोग द्वारा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, है ना। ये उन्हें लगता है कि उस समय तो उन्होंने क्या किया, सबने कहा, सरकार ने कहा। यहां पर मैंने एक और चीज आगे मैं बताऊंगा आपको कि जनसंख्या वृद्धि, सब पूरे दुनिया में एक मैसेज था कि जनसंख्या वृद्धि, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ना गलत चीज होती है, आप जनसंख्या को कंट्रोल करो। तो साउथ इंडिया के लोगों ने, साउथ इंडिया के राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया और उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल किया। अब क्या हुआ कि उनकी जनसंख्या हो गई कम, साउथ इंडिया के राज्यों की जनसंख्या कम है, और नॉर्थ इंडिया में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है ना। तो जब परिसीमन आयोग क्या कहता है, परिसीमन या डिलिमिटेशन कमीशन क्या कहता है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उन्हें लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा सीट मिलेगी। तो क्या होगा, नॉर्थ इंडिया के राज्यों की जिनकी सीट ज्यादा है, जिनकी जनसंख्या पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको ज्यादा सीट मिल जाएगी, और साउथ इंडिया राज्य जिनकी पॉपुलेशन कम है उनको कम सीट मिलेगी। तो हो गया उनका नुकसान। जिसकी लोकसभा और राज्यसभा में सीट ज्यादा होगी वो पॉलिटिकली उतना पावरफुल होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार, देखो अभी भी 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की कितनी है, 80, बिहार की भी लगभग 40 है सीट, इन दोनों को मिलाकर ही बन जाता है हमारा 120, है ना। और इसके कंपैरिजन में तमिलनाडु की लोकसभा सीट बहुत ही कम है। तो इससे क्या होता है, उन्हें लगता है कि अगर जनसंख्या के आधार पर तो मुझे सजा मिल गई भाई, है ना। इससे उत्तर भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा क्योंकि इन राज्यों की जनसंख्या काफी अधिक है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। अगर जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण किया जाएगा तो नॉर्थ इंडिया के राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा और साउथ इंडिया के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपका? अब देखो, 1951 की जनगणना के बाद, मतलब ये संविधान में प्रोविजन है कि हर एक सेंसस के बाद, 10 साल पर सेंसस होती है, जनगणना होती है हमारे यहाँ पर, तो हर एक सेंसस के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब हर एक सेंसस नहीं, मतलब सेंसस के बाद, जब भी सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा।
तो 1951 में जनगणना हुई थी तो 52 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, 61 में हुई थी तो 62 में किया गया, और 71 में हुई थी तो 72 में किया गया। इस तरह से टोटल 3 बार किया गया, 72 तक 3 बार किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने क्या किया, 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया इन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग के गठन पर 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई। इन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग जो होगी या डिलिमिटेशन कमीशन होगी, अब हम नहीं बनाएंगे, है, डिलिमिटेशन कमीशन हम नहीं बनाएंगे। मतलब 51 के बाद 52 में डिलिमिटेशन कमीशन, 61 की सेंसस के बाद 62 में, और 71 के सेंसस के बाद 72 में हुआ। फिर 71 के बाद 81 का सेंसस होना था, 81 का सेंसस होगा और 81 के सेंसस के बाद 82 में डिलिमिटेशन कमीशन बनना चाहिए। इन्होंने बीच में ही क्या किया, 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन्होंने 2000 तक रोक दिया, 2000 ईस्वी तक हम डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाएंगे, है ना। तात्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ऐसा इसलिए किया गया कि भारतीय राज्य जनसंख्या वृद्धि को सख्ती से नियंत्रित करें, है ना। इंदिरा गांधी का ये कहना था कि भाई जनसंख्या वृद्धि को आप नियंत्रित करो, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया कि ऐसे क्या करेंगे, राज्य सख्ती से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करेंगे, तो हम आगे आने वाले समय में जो भी रहेगा उस समय वो क्या करेगा, डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करेगा। फिर उसके बाद 2000 तक हमने रोक दिया था, फिर 2001 में जनगणना हुई, और 2001 की जनगणना के बाद 2002 में चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया, 4th डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया। तो अब तक 4 हमारे पास डिलिमिटेशन कमीशन हो गए, 4th डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया। लेकिन फिर से एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, अब देखो, लेकिन उसी समय 2001 में, उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने फिर से क्या किया, फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने डिलिमिटेशन को जो अभी 2000 तक रोका गया था, उसे उन्होंने 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसे क्या किया था, 2000 तक रोक दिया था। फिर एक बार डिलिमिटेशन कमीशन तो बना, लेकिन क्या हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर वो सीट की संख्या बढ़ाई नहीं गई। फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसे 2001 में इसे 2026 तक के लिए रोक दिया गया। तो 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेगी, इतनी ही रहेगी सीट। इसके पीछे एक और रीजन था कि जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा था, वो लोकसभा और राज्यसभा में सीटें कम होती थी, है ना। उसमें इतने अगर आप नए लोगों को उसमें ले आओगे तो बैठने की जगह नहीं रहेगी। तो अभी अभी आपको पता है कि कुछ समय पहले जो नई हमारी सरकार है उसने एक बड़ा सा बनाया, हॉल बनाया, है ना, पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बना, उसमें सीटों की संख्या हमने बढ़ा दी। तो इससे ऐसा माना जा रहा है कि अब एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बनने वाला है ना। और जो नया डिलिमिटेशन सरकार ने पहले से ही उसके लिए प्रयास कर लिया है, घर को बड़ा कर लिया कि उस घर में अब ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो लग रहा है ऐसा कि अब एक बार डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा या आगे हो सकता है विधानसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और इसी बात का साउथ इंडिया के राज्यों को डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या, पॉपुलेशन कम है और नॉर्थ इंडिया के राज्यों की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो साउथ के राज्यों का नुकसान हो जाएगा और नॉर्थ के राज्यों का फायदा हो जाएगा। इस बात से साउथ के कुछ राज्य या सारे राज्य, जो 4-5 राज्य हैं, कर्नाटक में जो सरकार है उसने भी इसका विरोध किया है ना, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखो, थोड़ा सा परिसीमन आयोग को समझ लेते हैं हम। परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? तो यहाँ पर आपको पता है, हमने इतना सारा कुछ पार्ट डिस्कस ही कर लिया है। परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की
सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का कार्य है। मतलब कि जो जनसंख्या बढ़ गई है उसके आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। लोकसभा की सीटें भी बढ़नी है, राज्यसभा की सीटें भी बढ़नी है, जगह पहले ही से हमने बढ़ा दिया है। संविधान का अनुच्छेद 82 संसद को परिसीमन अधिनियम बनाने और प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग गठित करने का अधिकार संसद को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ऐसा ऐसा पार्ट है ये जो इतनी न्यूज में है, इस वजह से ऐसा लगता है कि इस बार के एग्जाम में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहिए, या तो प्रीलिम्स में या मेंस में, कहीं पर भी, है ना, यूपीएससी में, पीसीएस में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको समझना है। संविधान का अनुच्छेद 82 संसद को यह शक्ति देता है कि वो प्रत्येक सेंसस के बाद ऐसे परिसीमन आयोग का गठन करे और सीटों का निर्धारण करे, है ना। तो किसको शक्ति दी गई है? संसद को शक्ति दी गई है कि जनगणना करे और जनगणना करवाने के बाद जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं उनके साथ नए तरीके से डील किया जाए। और लास्ट, परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। मतलब ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, मैक्सिमम लोगों को भारत में राष्ट्रपति ही, प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं, तो प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं और चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह परिसीमन आयोग जो हमारा है वो काम करता है। कोई बात नहीं, सहयोग से काम करता है, समझ लो आप, सहयोग से काम करता है। और दूसरा, परिसीमन आयोग का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश करते हैं और इसमें भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं, है ना। ये सब इंफॉर्मेशन के रूप में है जिसे आपको समझना चाहिए। मतलब कि ये परिसीमन आयोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग बनता है और इसमें जो इसका हेड अपॉइंट किया जाएगा या जो इसके काम करने वाले लोगों को अपॉइंट किया जाएगा वो राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और इसमें इसके जो हेड होंगे, परिसीमन आयोग के जो हेड होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, है ना। मुख्य न्यायाधीश नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, पूर्व न्यायाधीश लिखा हुआ है, चीफ नहीं है वो, कोई भी न्यायाधीश हो सकते हैं, वो इसके हेड होंगे। और इसमें ये जो है हमारा, ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है हमारा, वो चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई?